हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 12 डिस्कस करेंगे फिजिक्स का। ठीक है, तो उससे पहले आपको बता दूं मैं कि हमारे यहाँ ईटीटी का सेकंड पेपर के जो बैच हैं, सेकंड बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। एंड इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। यहाँ तो जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में ना आज वाले जो ज्यादा क्वेश्चंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर ही हैं। ठीक है, तो या तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर कैन बी। डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर कैन बी, तो कोई भी वेक्टर का अगर हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज अ स्केलर ओनली। डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज अ स्केलर ओनली। ठीक है, सो या अब इसको अगर मैं आपको और इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो देखो, जो हमारे पास डेल है वो करली बाय करली एक्स आई कैप, दोनों वेक्टर्स, करली बाय वी भी हमारे पास वेक्टर है, डेल भी हमारे पास वेक्टर है, प्लस करली बाय करली वाई ऑफ जे कैप प्लस करली बाय करली जेड ऑफ के कैप। ठीक है, डॉट। अभी वी भी वेक्टर है तो लेट सपोज इसको मैं तीन कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लेती हूँ, मतलब ऑब्वियसली वेक्टर है तो इसके पास ये तीनों चीजें होंगी। तो अंदर है डॉट प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली आई और आई का होएगा, जे और जे का होएगा, एंड के और के का ही होएगा, क्योंकि आई इंटू आई डॉट जे या फिर आई डॉट के ये सारे जीरो हो जाते हैं, डे डॉट जे डॉट आई जे डॉट के ये सारे जीरो हो जाते हैं, तो हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ आई और आई लेंगे। तो फर्स्ट वाले को करली बाय करली एक्स वी एक्स आई डॉट आई प्लस करली बाय करली वाई ऑफ जे डॉट जे वी वाई प्लस करली बाय करली जेड ऑफ वी जेड के डॉट के। ठीक है, तो आई डॉट आई हमारे पास 1 हो जाएगा, जे डॉट जे हमारे पास 1 हो जाएगा, एंड के डॉट के भी हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हमारे पास रहेगा क्या, करली बाय करली एक्स वी ऑफ एक्स प्लस करली बाय करली वाई वी ऑफ वाई प्लस करली बाय करली जेड वी ऑफ जेड। तो देखो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर्स, तो इनके साथ कोई यूनिट वेक्टर्स नहीं आए हैं, तो दैट इसका आंसर इस वजह से ए स्केलर वैल्यू है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर कैन बी अ स्केलर वैल्यू ओनली। या नेक्स्ट है हमारे पास, इफ अ वेक्टर ए इज सोलेनोइडल, कोई भी वेक्टर है सोलेनोइडल। देखो ये हमने फील्ड वेक्टर्स के अंदर पढ़ा था, टाइप ऑफ फील्ड वेक्टर्स के अंदर, जिसमें लैमेलार्स फील्ड था, सोलेनोइडल था, रोटेशनल था, कंजर्वेटिव था, है ना। तो यहाँ उस चीज के अंदर ये कंडीशंस थी, तो अगर आपको वो कंडीशंस याद है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। सोलेनोइडल है तो इसका मतलब किसी भी चीज का डाइवर्जेंस अगर जीरो होता है तो उसको सोलेनोइडल बोला जाता है। तो क्रॉस कर्ल अगर जीरो है तो उसको रोटेशनल कहा जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता, ए वेक्टर भी नहीं, ए वेक्टर, इन दोनों में से कोई होना चाहिए था, तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दैट इज द डाइवर्जेंस ऑफ एनी क्वांटिटी वेक्टर ए इज इक्वल्स टू जीरो, तो वो ही तभी हमारे पास जो है सोलेनोइडल रहेगा। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर। अब वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो अब देखो, इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट वाला है, खैर अभी देखो इसको मतलब इजीली अगर हम चाहें कि देखें तो यहाँ पे देखो तीनों वेक्टर्स हैं, ये तीनों वेक्टर्स हैं, तो इनका जो मतलब आंसर आएगा वो वेक्टर फॉर्म के अंदर ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी हमारे पास तीनों ही वेक्टर है, तो इनका भी जो आंसर आएगा वो वेक्टर फॉर्म के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो लास्ट वाले दो देखो, अब लास्ट वाले दो के अंदर जो है ये थर्ड वाली जो चीज है ये वेक्टर के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई आंसर आ सकता है कि फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इन दोनों में से सी या डी ऑप्शन में से कोई चीज करेक्ट होएगी कि जो है उसका वेक्टर नहीं आ सकता। तो देखो अभी ये हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो वेक्टर आएगा। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, हमने अभी देखा जब हमने लिया, इसका आंसर डाइवर्जेंस का हमेशा स्केलर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, स्केलर, और ये भी स्केलर है, तो स्केलर और स्केलर क्या देंगे, फिर हमें स्केलर ही देंगे, वेक्टर थोड़ा ना देंगे। तो ठीक है, तो ये हमारे पास फिर क्या है, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर, तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब ए सोलेनोइडल वेक्टर इज दैट हुज, सोलेनोइडल वेक्टर कौन सा है, अभी हमने पढ़ा सोलेनोइडल वेक्टर इसका डाइवर्जेंस ऑफ जीरो, डाइवर्जेंस जो है किसी पर्टिकुलर वेक्टर का अगर जीरो हो जाता है तो वो हमारे पास सोलेनोइडल वेक्टर होता है। तो ऑप्शंस क्या है, डाइवर्जेंस इज जीरो, डाइवर्जेंस इज नॉन जीरो, ग्रेडियंट इज जीरो, ग्रेडियंट इज नॉन जीरो, तो ये तीनों ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डाइवर्जेंस इज जीरो। ठीक है, अभी नेक्स्ट है
the total electric flux through a closed surface is equals to total electric flux through a closed surface। अब यहाँ पे देखो क्लोज सरफेस की बात हो रही है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है तो या तो आपके पास, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है तो आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए ऑफ कॉस ऑफ थीटा समथिंग, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखो बेसिकली हमारे पास बात किस चीज की हो रही है, क्लोज सरफेस की बात हो रही है और वो भी फ्लक्स की बात हो रही है। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है और क्लोज सरफेस आ जाता है तो मतलब वहां पे गॉस लॉ ही लगना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1 by epsilon naught टाइम्स क्लोज सरफेस, तो 1 by epsilon naught टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। तो यही हमें गॉस लॉ बता रहा है, तो इसका फिर ऑप्शन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल शेल। चार्ज स्फेरिकल शेल है, मतलब एक स्फेरिकल शेल एंड दिस इज द चार्ज्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक चार्ज स्फेरिकल शेल। तो वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होगी, तो अगर हम इनसाइड लेते हैं, हमने इस मतलब किया भी हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिज्म के अंदर, तो अगर मैं इनसाइड लेती हूँ तो मेरे पास इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, तो अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से होगी, है ना। इनसाइड अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो इसका फिर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज स्फेरिकल, स्फेरिकल शेल है ना, तो उसके बाउंड्रीज के ऊपर चार्ज होता है, तो ये बात ध्यान रखना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी रिप्रेजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या रिप्रेजेंट करती है, ऑप्शन ए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बोथ ए एंड बी, अफेक्ट दैट अ कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ये याद रखना, वो चार्जेस के बारे में बात कर रही होती है। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको जो ऑप्शन है ना वो बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हमें इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी बताती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो या बी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट है अब यंग्स मॉडुलस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, जो यंग मॉडुलस है वो किसकी प्रॉपर्टी है, गैस ओनली, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड ओनली एंड सॉलिड ओनली। तो देखो जो यंग्स मॉडुलस है वो सॉलिड के लिए होता है, ठीक है। गैस के लिए बल्क मॉडुलस लिया जाता है, तो बेसिकली हमारे पास जो यंग मॉडुलस है वो स्पेशली सॉलिड्स के लिए लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। If the electrical conductivity increases with increase of temperature of a substance, then it is a, वो कह रहे हैं यहाँ पे, अब देखो वैसे तो हमने रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर किया है, रेजिस्टेंस नेगेटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं या पॉजिटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, उस अकॉर्डिंगली हमने वो चीजें कंसिडर की हुई है कि वो कंडक्टर है या फिर वो सेमी कंडक्टर है या एज सच। तो यहाँ बोला कि इफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इंक्रीज होना मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है विद द टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, ठीक है। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है विद द टेम्परेचर इंक्रीज होने से, तो वो कौन सा होता है हमारे पास, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, है ना। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। if the electrical conductivity increases with the increase of temperature, यानी कि resistance decrease कर रही है with the increase of temperature, तो वो semiconductors। next है energy possessed by a body in motion, जब भी कोई body motion के अंदर होती है तो उसके पास कौन सी energy होती है, kinetic energy, ठीक है। क्योंकि kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, v is the velocity, जब मोशन में होगी बॉडी तो उसके पास kinetic energy होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज kinetic energy। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, अभी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो किस चीज को कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी एंड नन ऑफ अबव। तो देखो इलेक्ट्रिक मोटर है, तो इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मोटर जो होती है बेसिकली वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल मोटर है मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ अ वेव फंक्शन इज, अभी ऑर्थोगोनैलिटी की क्या कंडीशन होती है, ऑर्थोगोनैलिटी के अंदर ये होता है माइनस इन्फिनिटी जाई स्टार एम जाई, मतलब कॉन्जुगेट एंड देन नॉर्मल एंड देन dx इक्वल्स टू 0 होता है एंड m इज नॉट इक्वल्स टू n, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो
और फिर ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाले तो सिर्फ ए और बी ही है, ठीक है। यहाँ पे तो नॉट इक्वल्स टू जीरो है और यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो, तो यही वाली कंडीशन जो है ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन, इट इज बी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाई स्टार एम जाई एन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक और छोटी सी चीज लिखी होगी कि एम इज नॉट इक्वल्स टू एन, ठीक है, तो वो देख लेना तुम लोग, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का अगर स्क्वायर लिया जाए, यानी कि कुछ इस तरह से, क्योंकि जाई एक्स इज इक्वल टू होता है ना, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर ले लूँ तो वो क्या बताता है, इज इक्वल टू वन, नॉट इंटीग्रेबल, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नन ऑफ अबव, तो वो चीज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बता रही है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अभी अगर आपको अपने पेपर्स के लिए, जिस पेपर की आप प्रेपरेशन कर रहे हो ऑब्वियसली, उसके रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स चाहिए, तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं। अभी इसके लिए आपको क्या करना है, अपना नेम, आप जिस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें लिख के आप इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना लिया जाएगा। एंड इसके अलावा हमारे यहाँ लाइक मास्टर्स कैडर की जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। तो जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो ज़रूर जाके लें। एंड अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फ्री डेमोज जो हैं वो टेट बजर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो फ्री डेमोज है वो ऐप के ऊपर ही अवेलेबल है। या अभी नेक्स्ट है हमारे पास, यूनिट्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम एज, प्लैंक्स कांस्टेंट की जो यूनिट है वो किससे सेम है, तो वो एंगुलर मोमेंटम से सेम है। द प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम एज एंगुलर मोमेंटम, तो ये आपको, तो अभी इसकी जो यूनिट है वो एंगुलर मोमेंटम से जो है वो सेम है। तो एक्चुअल में जो प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, इज इक्वल्स टू एच न्यू, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। तो लाइक ठीक है, इसकी यूनिट्स जो है एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम से सेम है, लेकिन अगेन जो है मतलब फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये अलग अलग है बेसिकली। डायमेंशन फॉर्मूला जरूर सेम है, बट ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग है। तो ये आपको याद रखिए कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी यूनिट है वो एंगुलर मोमेंटम से मैच कर रही है, ठीक है। या अभी नेक्स्ट हमारे पास है श्रोडिंगर इक्वेशन इज, तो श्रोडिंगर इक्वेशन कौन सी है, इज आई एच आई इज इक्वल्स टू इज आई, है ना, क्योंकि ये तो इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये आइंस्टाइन वाली है, ये लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी हुई है, और एच न्यू इज इक्वल्स टू इज एच आई इज इक्वल्स टू इज आई ही तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की शॉर्टेस्ट फॉर्म है, ठीक है, पूरा नहीं लिखा हुआ, शॉर्ट लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो अभी नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, द वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स आर, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, प्लाज्मा वेव्स, यूवी यूवी रेज, गामा रेज, मैटर वेव्स, तो इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट है, दैट इज मैटर वेव्स, है ना। प्लाज्मा वेव्स, यूवी, गामा रेज ये इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि जो मैटर वेव्स है, दीज आर द वेव्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी इज अ डैश ऑन टाइम, जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है टाइम से, ऑप्शन हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट ऑन टाइम, नॉन डिपेंडेंट, कांट से, नन ऑफ दिस, तो इसको भी आप एज इट इज ही याद रखें कि जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड नहीं कर रही है टाइम पे, नॉन डिपेंडेंट अपॉन टाइम। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है बेसिकली, अगर नॉर्मली भी देखें, अगर सोच के देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो पर्टिकुलर जो चीज है वो हो रही है या नहीं। तो अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो प्रोबेबिलिटी क्या है, फंक्शंस का मोड का स्क्वायर, है ना। तो ऐसा जो है ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है प्रोबेबिलिटी बेसिकली, तो इट इज नॉन डिपेंडेंट अपॉन टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द वेव फंक्शन इज, वेव फंक्शन की ऑर्थोगोनैलिटी के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो अभी अभी हमने किया कि m इज नॉट इक्वल टू n, वैसे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाई एम एक्स, जाई कोई भी मतलब कॉन्जुगेट अगेन इज इक्वल टू जीरो, एंड जो m है वो नॉट इक्वल टू n होना चाहिए। अगर नॉर्मलाइज की कंडीशन होती तो m इज इक्वल टू n होता, तो वो आप चीज चेक कर लेनी है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। m इज नॉट इक्वल टू n वाली जो कंडीशन है वो ऑर्थोगोनैलिटी वाली कंडीशन है। अभी नेक्स्ट है हमारे पास आइगन वैल्यू ऑपरेटर डी बाई डी एक्स एंड द वेव फंक्शन जाई एक्स इज इक्वल टू
दिस, हमें बेसिकली इस पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए मतलब आइगन वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो जो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा थोड़ा। ऑपरेटर ये दे रखे हैं, फंक्शन ये दे रखे हैं, इसकी आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। आइगन वैल्यू क्या होती है, किसी भी ऑपरेटर को अगर हम मैं पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करूं तो वो फंक्शन चेंज ना हो, बल्कि उसके आगे एक मतलब समथिंग कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, जिसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं। तो वो क्या है, अब देखो ऑपरेटर ये दे रखा है, तो ऑपरेटर ये रहा, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन e की पावर में 4x है, तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर में 4x, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है, e की पावर में 4x का e की पावर में 4x एंड देन 4। हाँ, तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ऑपरेटर लगाने पर 4 e की पावर में 4x। तो देखो फंक्शन एज इट इज रहा, फंक्शन e की पावर 4x ही रहा, लेकिन आगे क्या आ गया, आइगन, इस चीज को आइगन वैल्यू बोलते हैं। अगर फंक्शन एज इट इज है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए तो इसको ही आइगन वैल्यू बोला जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है ना, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर हुआ, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटर फॉर एनर्जीज। अब इसमें वो एनर्जी का ऑपरेटर कौन है, तो ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। आयटा एच कट स्क्वायर बाय करली टी, आयटा एच कट करली बाय करली टी, आयटा एच कट करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर एंड नन ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है, आयटा एच कट करली बाय करली टी। अगेन ये डिराइव्ड रिजल्ट है ना, तो हम इसको एज इट इज ही, जैसे मोमेंटम का ऑपरेटर हमने किया था, एनर्जी हैमिल्टनियन का किया था, एनर्जी का किया था, तो उस अकॉर्डिंगली हमें ये पता होना चाहिए, आयटा एच कट करली बाय करली टी ये एनर्जी का ऑपरेटर है। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर फॉर द काइनेटिक एनर्जी इज, अभी काइनेटिक एनर्जी का क्या ऑपरेटर है इसके अंदर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये भी एज इट इज, ऑपरेटर्स तो एज इट इज आपको पता होनी चाहिए, माइनस आई अटैच कट बाय 2m जो है डेल स्क्वायर। ऑपरेटर्स को हमने लाइक एज इट इज याद रखना है, ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑपरेटर ऑफ मोमेंटम, ऑपरेटर ऑफ हैमिल्टनियन, ऑपरेटर ऑफ नॉर्मल एनर्जी का केस है ना, तो बस उस केस के अंदर ये वाली सारी चीजें जो है याद रखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर। अभी नेक्स्ट है हमारे पास द एनर्जी नेसेसरी to remove the electron from n is equals to 10 state in hydrogen atom will be, तो कौन सी एनर्जी है जो कि नेसेसरी है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n is equal to 10 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। तो कितनी एनर्जी हम प्रोवाइड कराएं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम के अंदर n is equal to 10 पे पड़ा है एटम इलेक्ट्रॉन वो आ जाए। तो देखो ये फॉर्मूला होता है En is equal to -13.6 n स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला था हाइड्रोजन एटम के जो एनर्जी स्टेट्स का था। तो यहाँ पे अब n इज इक्वल टू 10 दे रखा है, तो ई एन क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू 10 का स्क्वायर एंड -13.6 डिवाइड बाय 100, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो ये हटाएंगे तो 1000 आ जाएगा, तो 0.136 समथिंग है ना, 0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यहाँ पे माइनस है, तो ठीक है उसकी एनर्जी नेगेटिव्स के अंदर आ रही है, बट हमने तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड के अंदर ही काम करना है ना, तो दैट्स व्हाई हम इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, 0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अभी नेक्स्ट है हमारे पास द कॉन्टिन्यूस कंपोनेंट एक्सरे स्पेक्ट्रा ओन्स इट्स ओरिजिन टू, जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा बन रहा है एक्सरे का वो किस वजह से आ रहा है, तो इसको देखो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रेमस्ट्रोलॉन्ग, ठीक है। जो एक्सरे का कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा बनता है वो ब्रेमस्ट्रोलॉन्ग के अंदर बनता है। सो लाइक ब्रेमस्ट्रोलॉन्ग होता क्या है, तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, यू कैन से कि लाइक डी एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स के केस में होता है। ब्रेमस्ट्रोम का मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन। तो डी एक्सेलरेशन जब हम चार्ज पार्टिकल की स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स की जब डी एक्सेलरेशन कराएं तो वहां से हमारे पास क्या है, समटाइम्स लाइक रेज निकलती हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये रेडियोथेरेपीज के अंदर भी यूज की जाती है, ठीक है। तो ब्रेमस्ट्रोलॉन्ग जो है कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम के ओरिजिन के बेसिस के ऊपर है ये, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या पेयर प्रोडक्शन या फिर कॉम्पटन इफेक्ट ये वैसे भी जो है वेव नेचर को बता पार्टिकल नेचर को बता रहा है, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन कॉम्पटन इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है पेयर प्रोडक्शन को लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट पर्टिकुलरली है हमारे पास वेव नेचर को नहीं बता पा रहा बल्कि पार्टिकल नेचर को बता रहा है।
तो वैसे भी हमारे पास जो है एक्सरे स्पेक्ट्रम ब्रह्मस्टोर होंगे, खैर हम और डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे, बट तब तक के लिए बी को मार्क कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द गेट ऑफ जेएफटी इज मेड लेस नेगेटिव द विड्थ ऑफ द कंडक्टिंग चैनल इज, वो कह रहे हैं कि अगर जेएफटी के गेट को अगर हम लेस नेगेटिव कर दें, लेस नेगेटिव मतलब लेस रिवर्स बायस्ड, लेस रिवर्स बायस, लेस नेगेटिव जो गेट जंक्शन है वो रिवर्स बायस होता है ना, लेस नेगेटिव मतलब लेस रिवर्स बायस कर दें, तो विड्थ ऑफ द कंडक्टिंग चैनल, जो कंडक्टिंग चैनल की जो विड्थ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिमेन्स द सेम, इज डिक्रीज, इज इंक्रीज, या फिर नन ऑफ अबव। तो फिर इसका जो ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट वो होगा इज इंक्रीज, क्योंकि रिवर्स बायस इंक्रीज हो रही है, रिवर्स बायस लेस हो रही है, रिवर्स बायस डिक्रीज हो रही है, तो जो डिप्लीशन रीजन है वो भी डिक्रीज होगा, डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होगा तो चैनल की विड्थ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ इज इंक्रीज, चैनल की विड्थ जो है वो इंक्रीज होगी अगर हम जो गेट है उसको लेस नेगेटिव करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट व्हेन एवर, डिस्प्लेसमेंट करंट जब कब एग्जिस्ट करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट कब आता है, व्हेन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो जो डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज होता है ना वो चेंज की वजह से होता है, तो पहले वाले दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, तो अब सी और डी में से है कि देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। वेन एवर देर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड देर इज अ राइज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, देर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। या अभी ठीक है, अभी यहीं पे हमारा जो सेट है वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ इसके अलावा आप लाइक हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो या ये इन ऑर्डर की आपको सारी अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। या थैंक यू सो मच।